नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में पंचायत चुनाव की चुनौतियां की हम बात करेंगे, साथ ही देखिए प्राकृतिक आपदाएं और पहाड़ी क्षेत्र पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात पाकिस्तान के जहरीले जनरल आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भारत विरोधी रवैये की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन हर साल कई बड़ी चुनौतियां साथ लेकर आता है। इस बार सरकार के लिए ये चुनौती दुगनी हो गई है। दरअसल मानसून सीजन के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जुलाई से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई को चुनाव परिणाम के साथ समाप्त होगी। यह अहम रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में मानसून सीजन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव का जोश भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुधवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचायत में समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने भी समर्थित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी ने जिला पंचायत की 358 में से 319 सीटों पर ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है और 39 सीटों को छोड़ दिया है। यानी यहाँ पर समर्थित प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बीजेपी द्वारा सूची जारी होने के बाद जब कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, तो क्षेत्र के लोगों में असमंजस का माहौल बना हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बीजेपी ने इसे अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी बताया है। दरअसल प्रदेश में मौजूद जिला पंचायत की 358 सीटों में से 39 सीट बीजेपी के लिए इसलिए सर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के एक नहीं कई दावेदार मैदान में डटे हुए थे। आपको बता दें कि कई सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। कई सीटों पर नहीं बीजेपी प्रत्याशी। चमोली में 5 सीट, सैंजी, पिलंग, रानो, विनायक, हॉट कल्याणी। पौड़ी में 4 सीट, बमराड़ी, बीरोंखाल, बधेड़ थलीसरैण, टीला थलीसरैण, भरनौ थलीसरैण। पिथौरागढ़ 1 सीट, लेलू प्रथम, बागेश्वर 1 सीट, पिंगलों। देहरादून ग्रामीण 2 सीट, डाक पत्थर द्वती, एटनबाग। टिहरी में 4 सीट, बंगलो की कांडी, हरियाणा, पलेडी, डोडरियाल, पैरोल। ऋषिकेश में 1 सीट, साहबनगर। उत्तरकाशी में 9 सीट, डुंडा, जेमर, फोल्ड, पुजारगांव, न्यू गांव, गेमला, भंडार रस्यू, गडोली, बड़गांव, हुडोली, कोटगांव, जखोल, नानई। चंपावत में 2 सीट, धुरा, कानीकोट। रानीखेत में 4 सीट, ईडा, इकरोला, मोहनरी, पिलखोली। उधम सिंह नगर में 1 सीट, भंगा। नैनीताल में 5 सीट, ककोड़, बडोन, सूपी, चापड़, बज्जी बंगर। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नाम वापसी की तारीख रखी गई है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव चिन्ह का आवंटन 14 जुलाई को किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा। दूसरे चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। दोनों चरणों के चुनाव की मतगणना एक साथ 31 जुलाई को होगी। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली बंगलो की कांडी सीट की बात करें तो भाजपा को यहां पर सीट खाली छोड़नी पड़ी, क्योंकि बीजेपी के कई मजबूत कार्यकर्ता यहां पर एक साथ मैदान पर चुनाव लड़ने के लिए डटे हुए थे। टिहरी गढ़वाल की जिला पंचायत सीट बंगलो की कांडी सीट पर अलमास गांव से अर्चना पवार, रोतू की बली से नीतू रावत और कैपंटी से सीता पवार ऐसे 3 टॉप कैंडिडेट थे जो कि बीजेपी की टिकट की दौड़ में
सबसे आगे थे। ये टॉप 3 दावेदार भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी की इंटरनल सर्वे में भी एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। यही नहीं, इन तीनों के अलावा भाजपा के दावेदारों की लिस्ट इस सीट पर काफी लंबी थी। लिहाजा पार्टी ने पूरी कसरत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस सीट पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिरकार इस सीट को इसलिए खाली छोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर जिसे चुनाव लड़ना है वो अपने दम पर चुनाव लड़े, और बीजेपी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि यदि उनके कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आता है तो वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कहलाया जाएगा और उसका स्वागत बीजेपी करेगी, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि बीजेपी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देती है तो इनके अन्य कार्यकर्ता पार्टी से नाराज होकर छटक सकते हैं, जिसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं, ताकि चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित न हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। बारिश या फिर सड़क बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां, मतदाताओं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। देखिए, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से, हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जनपदों को भी हमारा निर्देश यही रहेगा कि जो भी माननीय निर्वाचन आयोग के आदेश होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कराएं और वर्षा के कारण या मानसून खराब होने के कारण या अतिवृष्टि के कारण कहीं भी रास्ता बंद न होने पावे, इसका ध्यान रखें। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही, और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो, और जब संपन्न हो जाता है निर्वाचन तो सभी मतदान दल सुरक्षित अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँच जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोलें या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। वहीं पंचायत चुनाव की 358 में से 39 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी न घोषित करने को लेकर हमने बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन से बात की, तो उन्होंने इन सीटों पर समर्थित प्रत्याशी घोषित न होना पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा के कार्यकर्ता ही जीत कर आएंगे, इसको लेकर वो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है वो पार्टी की स्ट्रेटेजी है और जो भी यहाँ पर जीत कर आएगा वो बीजेपी का ही होगा और बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। देखिए, जिला पंचायत के चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां पर हमने अपनी ओपन सीटें रखी हैं वो भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे और जहां पर हमने ओपन छोड़ी है वो भी जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जगह जगह अपने केंद्र की और राज्य की योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन में जिस तरीके का तालमेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मुझे लगता है कि हम जिला पंचायत के चुनाव तमाम उन सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता
वहाँ पर लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके हमारी सीटें यहाँ पर पहुँचेंगी और हमारा परचम लहराएगा जिला पंचायत के चुनाव में। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी और पहले तो पंचायत चुनाव में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, इसीलिए पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पर प्रशासक बिठाने का उन्होंने काम किया। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, तब जाकर के अब पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमने अपने जिला पंचायत सदस्यों की अधिकांश लिस्टें भी जारी कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपनी पूरी लिस्टें भी जारी नहीं कर पाई है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे कि हम ग्राम प्रधान स्तर तक भी जो है पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, अब वो जिला पंचायत में ही जो है लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप भाजपा के खोखलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये केवल बयानों में अपनी मजबूती जताते हैं। इस मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इस बीच 24 से 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान होना है, जिस दौरान भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बनी आपदा की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग ने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि बिना प्राकृतिक व्यवधान के चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है, साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है। वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बनी स्थितियों के चुनाव करना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव करना चुनौती है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। भारत का हिमालयी इलाका अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों की वजह से राष्ट्रीय जल, ऊर्जा और खाद्य संबंधों के लिए अहम है, लेकिन बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियर, झील विस्फोट और भूस्खलन सहित जल मौसम संबंधी आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील भी है। यह अहम रिपोर्ट देखें। प्राकृतिक आपदाएं और पहाड़ी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसका मुख्य कारण इसकी युवा वलित पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना, उच्च वर्षा और जलवायु परिवर्तन है। ये क्षेत्र भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए जाना जाता है। पहाड़ी इलाकों में डरावने मंजर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में सूबे के अंदर लगातार बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। 16 जगहों पर बादल फटने, 3 जगहों पर अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने से तबाही का मंजर दिखा। बता दें कि पिछले 11 दिनों में भारी बारिश की वजह से राज्य को कुल 356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूबे का मंडी जिला जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव काम में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। सूबे के 11 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत में बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा रहने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सलाह दी है कि लोग घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लें और जरूरी एहतियात बरतें। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ के कई कारण। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक और तीव्र बारिश या बादल फटना बहुत आम है। जब कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो जमीन उसे सोख नहीं पाती, जिससे सतही बहाव तेज हो जाता है और नदियां उफान पर आ जाती हैं।
पहाड़ों की ढलानें तेज होती हैं, जिससे पानी तेज से नीचे की ओर बहता है। ये बहाव मिट्टी और चट्टानों को भी अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे नदियों में गाद जमा होती है और उनकी जल धारण क्षमता घट जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के टारगेट पर हिमालयी इलाका। आपको बता दें कि भारत का हिमालयी इलाका अपनी विविध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों के कारण राष्ट्रीय जल, ऊर्जा और खाद्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियर, झील विस्फोट और भूस्खलन सहित जल मौसम संबंधी आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। मानसून के वक्त हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह की घटनाएं मानसून के समय हिमालय की जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण मानसून की वजह से भारी और लगातार बारिश होती है, जिसमें नमी से भरी हवाएं, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से भूस्खलन, मलबे का प्रवाह और अचानक बाढ़ आती है। इसकी वजह से जानमाल, बुनियादी ढांचे, कृषि, वन क्षेत्र और संचार प्रणालियों को काफी नुकसान होता है। बता दें कि 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। इस अचानक आई बाढ़ में 15 लोगों की मौत और करीब 150 लोग लापता हो गए थे। इन आपदाओं ने उत्तराखंड सहित कई राज्य में हिमालय की परिस्थिति को बाधित किया है और परिमाण, मानवीय गतिविधियों जैसे राजमार्गों, बांधों के निर्माण और वनों की कटाई से और भी बदतर हो गया है। हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य और अत्यधिक वर्षा होती है। मानसून के मौसम में हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश जनधन हानि का कारण बनती है। नदियों में गाद जमा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। भारी बारिश के दौरान हिमालय की खड़ी ढलानें और कमजोर चट्टानें भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील हैं। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी बन रही है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों की टक्कर के कारण ये क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। प्लेटों की टक्कर के कारण अक्सर भूकंप आते हैं, भूस्खलन और हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर झीलों का निर्माण हो रहा है। ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। साल दर साल बढ़ता संकट। अगर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो इस इलाके में साल 1970, 1986, 1991, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 12, 13, 16, 17, 19, 20 और 2021 में तबाही जैसी स्थितियां पैदा हुई। पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी हिमालय इलाके में पश्चिमी विक्षोभ गतिविधि और वर्षा की चरम सीमा के सिनॉप्टिक पैमाने की बढ़ती प्रवृत्ति मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। बांध और तटबंधों के निर्माण से कम होगा बाढ़ का खतरा। आपको बता दें कि बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए बांधों और तटबंधों का निर्माण, वनीकरण और बाढ़ रोधी संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तरीकों जैसे कि नदियों के किनारे पेड़ लगाना और बाढ़ के मैदानों में पानी को जमा करने की अनुमति देना भी उपयोगी हो सकता है। बता दें कि बांध बनाकर और जलाशयों का निर्माण करके बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है और इसे धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, जिससे नीचे की ओर बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। वहीं नदियों और अन्य जल निकायों के किनारों पर तटबंध और बाढ़ की दीवारें बनाकर पानी को एक निश्चित सीमा तक सीमित किया जा सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणालियों को बेहतर बनाकर बाढ़ के पानी को प्रभावी ढंग से निकाला जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की होगी।
ऑपरेशन सिंदूर के चोट से संभल ही रहे पाकिस्तान ने अब फिर से भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है। अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन बता चुके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी कौम को कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना है। यह हम रिपोर्ट देखिए। आसिम मुनीर ने क्या कहा? मुनीर ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना अकादमी में पासिंग आउट समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी संघर्ष है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि जिन लोगों ने कश्मीरी लोगों की इच्छा को दबाने और समाधान के बजाय संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से आंदोलन को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। पाकिस्तान में मुल्ला जनरल के नाम से ही चर्चा में रहने वाले आसिम मुनीर ने एक बार फिर से मजहबी लाइनें पढ़ी और कहा कि छोटी ताकतों ने कई बार बड़ी ताकतों को हराया है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की 11 एयरबेस को तबाह किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 160 से ज्यादा लोग मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जम्मू कश्मीर के एजेंडे से हट नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की हार के बाद उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को घोषित रूप से समर्थन दिया। आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक वैध संघर्ष बताते हुए कहा कि उनका देश कश्मीर के लोगों के संघर्ष में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस साल अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन बताया था। इसके बाद पहलगाम हमला हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने फिर से अपने गंदे इरादे जाहिर किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड के दौरान कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो इससे पूरे क्षेत्र में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार दुश्मन ही होगा। पाकिस्तान की क्या है रणनीति? कश्मीर पर बार बार बयान देना, इसे संयुक्त राष्ट्र में विवादित बताना पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा रहा है। इसका उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखना है। पाकिस्तान का एक धड़ा मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय कारण बना हुआ है। दुनिया के 2 परमाणु संपन्न देश होने की वजह से भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर विश्व की नजर रखती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हालिया टकराव ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दी है और ये मुद्दा एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों ने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बार बार चर्चा में ला दिया है। आसिम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए कश्मीर पर वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात भी की है। आतंकियों को उकसाते रहे मुनीर। 17 अप्रैल को कहा था पाकिस्तान के लोगों को अपने देश की कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, जिससे वो पाकिस्तान की कहानी ना भूले। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलहदा हैं। हमारा मजहब अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। ये 2 राष्ट्र के सिद्धांत की नींव है। कश्मीर पर पाकिस्तान की विदेश नीति के फोकस होने की एक और वजह है। पाकिस्तान अभी घोर आंतरिक संकट में फंसा है। टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले, राजनीतिक असंतोष, पानी के मुद्दे पाकिस्तान में हंगामा बरपा रहे हैं। ऐसे मौके पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाक सरकार और सेना दोनों की अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इसीलिए आसिम मुनीर हर मौके पर कश्मीर का राग छेड़ देते हैं। भारत का स्टैंड, आतंकवाद को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया। भारत ने साफ कर दिया कि भविष्य में अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो इस कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बाद भारत इसे अनुरूप में इसका करारा जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 का तैयार हो रहा रास्ता। जब 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की पुकार पर सीजफायर हुआ तो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। भारत का संदेश साफ था, अगर फिर से जम्मू कश्मीर समेत भारत की जमीन पर कहीं भी आतंकी हमले हुए तो भारत का जवाबी एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के रूप में फिर से शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। उन्होंने कहा था कि अगर अब भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो इसका जवाब दिया ही जाएगा। आपको बता दें कि
न्यू नॉर्मल का अर्थ है अगर अब भारत पर टेरर अटैक होता है तो इन आतंकवादी हमलों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसे परिणाम में ही सटीक सैन्य कार्रवाइयों, अत्याधुनिक हथियारों जैसे राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश जैसी स्वदेशी हथियारों से दिया जाएगा। बहरहाल आसिम मुनीर अगर फिर से किसी हिमाकत का सपना देख रहे हैं तो उन्हें 7 मई और 10 मई के जैसे भारत के विध्वंसक और ताबड़तोड़ प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।